देखिए कोई स्टेट पकड़ लेते हैं, मान लीजिए कोई बिहार है, कोई यूपी है, कोई भी आप जहां रहते हैं, जिस जगह से ज्यादा फैमिलियर हैं आप, जैसे उड़ीसा से भी लोग हैं यहाँ, दिल्ली से भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, बिहार से भी हैं, झारखंड से भी, तो आप जहां भी फैमिलियर हैं जिस जगह से, आप उस जगह को मान लीजिए कि वो आपका जगह है ना। एक सीन ये हो सकता है, अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर कहते हैं कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यूपी में अराउंड, मेरे को जगह गलत जानकारी नहीं है, तो 75 समथिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसी तरीके से झारखंड में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे 24 या कुछ समथिंग, आई डोंट नो, तो इतने हैं। अब मान लीजिए कि ये फादर को छोड़िए, अब पर्सनली अपनी बात कर लेते हैं, इसको भी छोड़िए और प्रैक्टिकल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप हैं ए और आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये मान लीजिए कि आप रहने वाले हैं बिहार के, आप रहने वाले हैं यूपी के, आप रहने वाले झारखंड के, या आप रहने वाले दिल्ली के, कहीं के भी, या हरियाणा पंजाब जहां भी आप, चलिए हरियाणा के भी ले लेते हैं, कोई नाराज मत होना भाई, जहां जहां से सबके ले रहा हूं, उड़ीसा के भी ले रहा हूं, उड़ीसा से भी लोग हैं, एमपी से भी लोग हैं, सब जगह से। तो खैर पर्टिकुलरली कोई भी आप अपना स्टेट ले लीजिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया, सबसे ईजी लगता है, फेमस रहता है, सिविल क्रिमिनल केसेज में बिहार सबसे आगे रहता है, आपको पता है, यूपी। खैर वो आते हैं, तो देखिए बिहार में मैंने बोल दिया 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। मान लीजिए कि आप ए हैं, आप ए हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं, ये प्रिजम्पशन लेके चलता हूं कि हर कोई जहां पर सबसे ज्यादा फैसिलिटी होती है वहां ज्यादा रहना पसंद करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे हिंदुस्तान का एक बड़ा एक सिस्टम है कि नॉर्मली जो भी देश की राजधानी होती है, जैसे देश की राजधानी है, स्टेट की राजधानी है, वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूपी की बात करूं तो लोग लखनऊ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बिहार की बात करेंगे तो लोग पटना रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उड़ीसा में भुवनेश्वर रहना पसंद करते हैं, हरियाणा का तो पता नहीं भाई, हरियाणा तो सब कुछ है, चंडीगढ़ में खुद ही सब कुछ है, तो यूनियन टेरिटरी है। उसी तरीके से झारखंड तो लोग रांची रहना पसंद करते हैं, दिल्ली में तो भाई दिल्ली है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। सो नाउ जहां पर ज्यादा फैसिलिटीज है, तो जस्ट से एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदा ए है या आप ही ए हैं, आप पटना में रहते हैं, आपका बढ़िया से फ्लैट है, आप अपना जमीन मकान बना के मजे से रह रहे हैं, आपके पास भगवान ने इतनी दौलत दी है, आपको इतनी संपत्ति दी है कि 38 जिलों में से कम आपके 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी, मैंने क्या बोला, 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी है, एक दो डिस्ट्रिक्ट में नहीं, 18 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है। भाई पैसा था, आपने हर जगह एक फ्लैट एक जमीन, एक फ्लैट एक जमीन, एक फ्लैट एक जमीन करके खरीद लिया। वैसे आप अपने अपने लिए भी सोच लीजिए, अगर आप उड़ीसा से हैं तो वहां का सोच लीजिए, यूपी का है तो वहां का सोच लीजिए, हरियाणा पंजाब जहां से भी आप बिलोंग करते हैं सोच लीजिए, कि आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ढेर सारी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन आप रहेंगे तो कहीं एक ही ना भाई, किसी एक ही जगह रहेंगे। तो चलिए मैंने मान लिया, प्रिजम्पशन ले लिया कि आप एक जगह रह रहे हैं पटना में, जस्ट से एक पर्टिकुलर प्लेस। अब आपकी उम्र हो गई, आपके बच्चे कहते भाई पार्टीशन सूट चाहिए, पार्टीशन कर दो, बंटवारा कर दो, ध्यान से सुनिएगा, बंटवारा कर दो। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसके जीते जी उसके बच्चों का संपत्ति, उसका संपत्ति बटे और बच्चे अलग अलग रहें, कोई माँ बाप नहीं चाहता है। लेकिन एक बेटा नालायक हो जाता है, या यूं कहिए बेटी नालायक, जो भी आज के डेट में सब नालायक और लायक होते हैं, तो वो उसको क्या करना है, उसको पार्टीशन सूट डालना ही डालना है, उसको बंटवारा करना है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा और अपनी गर्लफ्रेंड मैडम के साथ भाग जाएगा कनाडा, यूएस, लंदन, जहां उसको जाके रहना वहां। उसके दिमाग में ये बात फिट है, वो नहीं रहना चाहता ये सड़े हुए जगह पे, क्या रहेगा यहाँ पर पटना पटना में, क्या रहेगा लखनऊ में, चलो यूएस लंदन चलते हैं, उसके दिमाग में ये बात फिट है। अब यहां पर आती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा, पहले आप ही लोगों को प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप ही लोगों से सॉल्यूशन भी लूंगा। नाउ 18 डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग प्रॉपर्टी 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो भाई अगर मुझे मान लीजिए पार्टीशन सूट फाइल करना है और 18 संपत्तियां हैं, तो हमें 18 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कितने सूट्स फाइल करने पड़ेंगे? अगर मैं इसको ले लूं तो कितने सूट्स फाइल करने पड़ेंगे? 18 सूट्स, और वो भी पार्टीशन वाले 18 सूट्स, कितने पार्टीशन वाले 18 सूट्स फाइल करने पड़ेंगे अलग अलग कोड। क्योंकि सेक्शन 16 ने क्या कहा, याद कीजिए, भूलना नहीं है, अभी जस्ट बताया। सेक्शन 16 ने क्या कहा भाई, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भूल गए क्या? सेक्शन 16 क्लॉज नंबर बी,
अगर आपको अचल संपत्ति का बंटवारा कराना है तो उसी कोर्ट में जाके सूट फाइल करना जहां ये प्रॉपर्टी अवस्थित होगी, सिचुएटेड होगी, वहीं फाइल करना। तो प्रॉपर्टी तो 18 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, और जहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके सूट फाइल करेंगे। तो अगर 18 डिस्ट्रिक्ट में मेरी प्रॉपर्टी है तो 18 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 18 सूट्स फाइल होगा। सीधी सी बात ये निकल के आई, यही करना पड़ेगा ना एज पर सेक्शन 16। ये एक सिनारियो है। चलिए अब आगे करते हैं, थोड़ा आपको और बड़ा आदमी बना देते हैं। मान लीजिए ये तो डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, कोई ऐसा आदमी है, मान लीजिए बी इज द रिचेस्ट पर्सन, उसकी पूरी इंडिया में प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कहते हैं कि 28 स्टेट्स हैं, मैं ये मान के चलता हूं 28 स्टेट्स में से 25 स्टेट्स के अंदर, या चलिए 20 ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, 20 स्टेट्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, 20 स्टेट्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है। और हर एक स्टेट में, फिर थोड़ा आपके लिए और इजी कर देता हूं, हर एक स्टेट के कैपिटल में उसकी क्या है, प्रॉपर्टी। जैसे आपके पता चल गया यूपी है तो लखनऊ है, बिहार है तो पटना है, झारखंड है तो रांची है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल है तो कोलकाता है, जहां भी है तो हर एक का, उड़ीसा तो भुवनेश्वर है, उसी तरीके से। तो हर एक स्टेट के कैपिटल में उसकी प्रॉपर्टी है, 20 अलग अलग स्टेट और 20 अलग अलग प्रॉपर्टी, और सारी अचल संपत्ति, 20 इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ अगेन मुझे पार्टीशन सूट फाइल करनी है, मैं नहीं रहना चाहता, बट इंडिया में कौन रहेगा, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। आई वांट टू लीव इंडिया, मेरे को दुबई में रहने का शांति से, बुर्ज खलीफा में फ्लैट लेके। अब इतनी बड़ी संपत्ति है तो यहाँ क्या करूंगा रह के यार। अब ये बताइए 20 स्टेट्स में अलग अलग, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 20 सूट्स, अगेन 20 पार्टीशन सूट्स फाइल करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 16 क्लॉज नंबर बी। तो आप सोचिए कि अगर, अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सिविल जज चतुर होगा आप लोगों की तरह, और हर एक जगह सिविल जज होगा ही होगा, कहीं पर जज छुट्टी पे होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो आप सोचिए जरा, दिमाग ठंडे तरीके से, अगर 18 जगह पर केस कर दिया पार्टीशन सूट, 20 जगह पर केस फाइल कर दिया पार्टीशन सूट, कितने दिन में निपटेगा वो पार्टीशन सूट, और कितनी बार होगा फाइलिंग, मतलब कितने पार्टीज को हम कितनी बार नोटिस भेजेंगे। 18 जगह से नोटिस यानी समन्स, अगर सिंपल टेक्निकल वर्ड बोले तो समन्स, 18 कोर्ट से समन्स जाएगा रिस्पोंडेंट को, 18 कोर्ट्स, 20 कोर्ट से जाएगा समन्स पार्टीज को, और जो फाइल करेगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। 18 प्लेंट फाइल करना पड़ेगा, 18 प्लेंट। प्रॉपर्टी का फिर वैल्यूएशन लगेगा, उसके लिए अलग से कोर्ट फीस लगेगी, 100 अलग। हालत तो ऐसी खस्ता हो जाएगी, भाड़ में जैसी प्रॉपर्टी छोड़ो भैया, मैं ऐसी खुश हो जाऊं। यही तो कहेगा आदमी लास्ट में, हाथ पे हाथ धर के। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सेक्शन 16 ने प्रॉब्लम क्रिएट तो कर दिया, लेकिन सॉल्यूशन देता है सेक्शन 17। ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और सेक्शन 17 इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। और यहां पर देखिए एग्जांपल वगैरह है, तो खैर आगे आएंगे। देखिए पहले यहां पर मैं बता दूं, इसको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं, और शब्द को पकड़ना सीख जाओ धीरे धीरे, सीपीसी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नाउ जो मैंने प्रॉब्लम बताया, 18 पार्टीशन सूट, 20 पार्टीशन सूट, अब कितने साल में निपटेगा, कितना कोर्ट फीस लगेगा, कितना प्लेंट बनेगा, कितना रिटन स्टेटमेंट आएगा, आप सोच लीजिए कितना होगा। ऐसी तैसी हो जाएगी। 18 स्टेट में अगर एक एक वकील भी रखा, 18 वकील को दौड़ाएंगे, तो 18 वकीलों का फीस भी तो देना पड़ेगा भाई। तो उतना करते करते तो ऐसी हवा निकल जानी है। सेक्शन 17 सॉल्यूशन देता है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, सुनिएगा ध्यान से। सूट्स फॉर, बिल्कुल ध्यान से, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब ये ज्यूरिस्डिक्शन से परेशान नहीं होना, फिर से रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से। और जब मैं बोल रहा हूं ध्यान से और मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन शब्दों का मतलब समझना चाहिए। ये नहीं बस सुन लिया कि सर ने सूट बोला, अरे भाई सूट का मतलब समझिए।
इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, ऐसे ही नहीं बस मैंने बोल दिया आपने कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन ज्यूरिसडिक्शन। तो सूट किस बात के लिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है कहां? विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अलग अलग कोर्ट्स के अंदर पड़ता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में पड़ता है। तो अगर कोई अचल संपत्ति अलग अलग कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में पड़ती है, अचल संपत्ति, तो वैसे मामले में सूट कैसे फाइल होगा, इसका प्रोसीजर बताता है सेक्शन 17। कितना रोमांटिक है, मेरे लिए तो यही रोमांटिक लगता है। जब पास में पैसा हो और प्रॉपर्टी हो तो उससे ज्यादा रोमांटिक चीजें कुछ नहीं होती हैं। सो ये आपको क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सो नाउ सी वेयर ए सूट इज, एक एक वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ, वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ। हम सूट किस लिए फाइल करते हैं? कहता है कि जहां पर एक सूट फाइल किया जाता है रिलीफ के लिए, रिलीफ हिमानी फास्ट रिलीफ, आप ऐसे मत समझो, रिलीफ आप समझ रहे हैं रिलीफ। सो जहां पर कोई सूट फाइल किया जाता है रिलीफ के लिए, रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला? रिलीफ रिस्पेक्टिंग कॉमा और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू कॉमा इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। क्या बोलता है? The suit may be instituted in any court। यहां पर पहले बता दिया may be लिखा है, may be का मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। जहां पर एक डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में अचल संपत्ति पड़ जाए, तब कहता है कि कहीं भी किसी एक कोर्ट के पास जाके फाइल कर सकते हैं। ये बात कहेगी इंस्टीट्यूट इन एनी कोर्ट, फाइल कर सकते हैं, मे बी कहा है। तो मान लीजिए कि चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि दो अलग अलग कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन पड़ता है, एक ही संपत्ति पर दो अलग अलग कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पड़ता है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये कहां कल्पना में फंस रहे हैं। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े बिल्डर हैं, आपने एक सिटी बनाई, बिल्डर हैं आप, सिटी बना दी एक बड़ा सा। अब जो आप ये सिटी बना रहे हैं ये दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को टच कर रहा है। जैसे अभी मान लीजिए एमपी छत्तीसगढ़ है, जैसे आप मान लीजिए आप यूपी बिहार है, जैसे आप मान लीजिए बिहार झारखंड है। तो क्या होगा? अब आपने क्या किया, आपने कोई प्रॉपर्टी ली और यहां बिल्कुल बॉर्डर पे आपने कोई बना लिया, सस्ती प्रॉपर्टी मिली, बना ली। तो कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में जा रहा है, मैं स्टेट पे बता रहा हूं, ये डिस्ट्रिक्ट पे भी एप्लीकेबल होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया आपका टाउनशिप का, कुछ हिस्सा एमपी में चला गया। तो कायदे से सेक्शन 16 को पकड़ करके चलेंगे। सेक्शन 16 का क्लॉज नंबर बी क्या बोलता है? जहां संपत्ति है वहीं सूट फाइल करो। तो भैया मेरी संपत्ति तो दोनों घरों में है, छत्तीसगढ़ में भी है एमपी में भी है, तो मैं क्या करूं? दो सूट फाइल करूं, एक एमपी में एक छत्तीसगढ़ में। एक यहां वकील रखूं, एक यहां वकील रखूं, एक यहां पर कोर्ट फीस दूं, एक यहां पर कोर्ट फीस दूं, एक यहां पर सम्मन चलाऊं, एक यहां पर सम्मन चलाऊं। सब कुछ तो मेरे को डबल 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 लग जाएगा। थोड़ी सी प्रॉपर्टी इधर क्या हुई, मेरी तो ऐसी तैसी बैंड बच गई। ऐसे सिचुएशन से बचने का उपाय बताता है सेक्शन 17। कहता है प्लेंटिफ तुम चाहो तो कहीं भी किसी भी जगह फाइल कर सकते हो, चाहे तुम एमपी में कर लो चाहे छत्तीसगढ़ में कर लो, ये तुम्हारी मर्जी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुमको दो अलग अलग कोर्ट्स में जो अलग अलग जो तुम सोच रहे थे कि कोर्ट फीस लगेगी, वो कोर्ट फीस नहीं लगने वाली है। एक ही जगह का तुमको कोर्ट फीस लगेगा। मान लीजिए एमपी में कोर्ट फीस कम लगती है, मान लीजिए, तो एमपी का लग जाए, एमपी में फाइल कर देंगे। यही होता है ना चतुराई। छत्तीसगढ़ में अगर कम लगती है कोर्ट फीस तो चलो छत्तीसगढ़ में फाइल कर देंगे।
अगर छत्तीसगढ़ के एडवोकेट सस्ते मिलते हैं, कम फीस लेते हैं, तो चलो भाई वहीं फाइल कर देंगे। यही करता है आदमी। तो वही, यानी कि आपको दो कोर्ट्स का, या जितनी जगह प्रॉपर्टी फैली हुई हर एक जगह की प्रॉपर्टी पर आपको क्या वैल्यूएशन नहीं करना है, एक ही जगह करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सामने आपके लिखा हुआ है प्रोवाइडेड में, आप देखो, इसका मतलब यही निकलेगा। प्रोवाइडेड दैट, फिर से यू टर्न, इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है? फ्लैट है, जमीन है, अपार्टमेंट है। सो वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, द इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। एक ही कोर्ट में हम सूट फाइल करेंगे तो इंटायर क्लेम भी एक ही कोर्ट में फाइल करना, एक ही कोर्ट में इंटायर क्लेम का जो वैल्यू होगा वो हमें डालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग कोर्ट्स का नहीं डालना पड़ेगा। तो कितना अच्छा सॉल्यूशन दे दिया सेक्शन 17 ने, इस बात को आप समझ लीजिए। अब इसी बात को हम लोगों ने यहां टेक्निकली लिखा है, अब उस चीज को यहां पर वन बाय वन समझते हैं। देखिए सेक्शन 17 क्या करता है? सेक्शन 17 सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर दिस कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी क्या है? मोर देन वन कोर्ट। एक से अधिक कोर्ट में आपकी संपत्ति पड़ रही है, आप अलग 18 डिस्ट्रिक्ट्स में है, या 20 स्टेट में है, या आप दो अलग अलग स्टेट्स में है, कुछ भी सिनेरियो आप प्रिज्यूम कर सकते हो। या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट अगर बहुत बड़ा है और 2-3 कोर्ट्स लगते हैं, तो वहां भी ऐसी सिनेरियो बन सकता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। तो आपको सीधा दिमाग में एक चीज डाल लेनी है कि जहां पर एक मेरी संपत्ति एक ही है, लेकिन उस पर 2 कोर्ट 3 कोर्ट का दावा हो सकता है, यानी 2-3 कोर्ट में हम जा सकते हैं। सो सेक्शन 17 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स for this contingency, and what it says that where a suit is to obtain a relief respecting or damage for torts to immovable property। अब यहां पर रिलीफ बोल दिया, तो हमें तो हर चीज का रिलीफ चाहिए ना प्रभु। हमें क्या चाहिए? हर चीज में रिलीफ चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को रिलीफ नहीं चाहिए भाई, कोर्ट फीस में रिलीफ मिल जाए, एडवोकेट के फीस में रिलीफ मिल जाए, जजमेंट में रिलीफ मिल जाए, तो दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और रिलीफ, अगर मैं इतनी देर से बोल रहा हूं रिलीफ रिलीफ रिलीफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिलीफ? रिलीफ शब्द का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब होता है कि जो कोई प्रॉब्लम मेरे पास थी उसका सॉल्यूशन हो गया। तो जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा तो आई विल गेट हैप्पी, मेरे को अच्छा फील होगा। मीन्स वो सिचुएशन जब हमारी ट्रबल खत्म हो जाती है, जब हमारा पेन खत्म हो जाता है, हम जब उस चीज से ओवरकम कर जाते हैं, उस चीज को हम रिलीफ बोलते हैं। सो सूट इज टू ऑब्टेन ए रिलीफ रिस्पेक्टिंग, एक तो ये हो गया, या डैमेज फॉर टॉर्ट, दूसरी बात टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। तो बोलता है बहुत सिंपल, मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं आपको, द सूट कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ व्हिच जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएट। अब प्रोवाइडेड में क्या है? दैट द सूट इज विद इन द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट। तो ये तो सबको पता है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट का होना चाहिए। और यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोविजन जो है ये बेनिफिट ऑफ सूटर्स के लिए, यानी जो फाइल करेगा उसके लिए है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स से बचने के लिए। 18 सूट कहां फाइल करेंगे भाई? 18 वकील हायर करना पड़ेगा, 18 साल लग जाएगा, कितना साल लगेगा कौन जानता है। वो चीज आपको यहां पर पकड़नी है। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, 2 मिनट। नाउ एग्जांपल देके समझते हैं इसको क्या है। देखिए ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया, ए सूज बी इन ए कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट एक्स। अब यहां से जरा अलर्ट होके धीरे धीरे समझना, सीपीसी बहुत आराम से समझने की चीज है, कोई भी सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट। ए सूज बी, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया, ए सूज बी। कहां किया? कोर्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट एक्स। चलिए यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया डिस्ट्रिक्ट एक्स ऑन ए मॉर्टगेज। चलिए मॉर्टगेज का मैटर है तो मॉर्टगेज का याद कीजिए कहां पर था?
पहले रिकवरी किया, फिर बंटवारा किया, फिर लोन के लिए प्रॉपर्टी चढ़ा दी मॉर्टगेज के लिए, तो कहां पर आएगा 16 का सी, याद हो जाएगा। सो नाउ मॉर्टगेज के लिए, सो ऑन अ मॉर्टगेज ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, तो क्या बोला मॉर्टगेज के केस में, आप वहां पर सूट फाइल करना जहां पर प्रॉपर्टी है, और 17 कहता है कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी 2 अलग अलग कोर्ट्स में आती है, तब तुम क्या करोगे। So now one property is situated in district X and the other is in district Y, यानी एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट X में चली गई और एक प्रॉपर्टी चली गई डिस्ट्रिक्ट Y में, और हमने कहां सूट फाइल किया, A ने सूट कहां फाइल किया, X में। तो आप अपना X Y को हटा दो और अपने पेन पेंसिल लेके बैठो। भाई ये मुरारी बाबू का प्रवचन मत समझो सीपीसी को, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, टीपी और सीपीसी मुरारी बाबू का प्रवचन नहीं है कि अंत में बोलिए आगे जो जानते हैं वही। तो यहां पर ये आपको थोड़ा डायग्राम बना के, यहां डिस्ट्रिक्ट एक्स है, आप वहां पर अपने मनपसंद जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप जो जिससे ज्यादा फैमिलियर है उसके बारे में लिख दीजिए। सो वन इज सिचुएटेड इन एक्स एंड द अदर इज इन वाई, द कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट एक्स हैज जुरिस्डिक्शन अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन बोले तो सेक्शन 17, to order the sale not only of the property in district X but also of the property in district Y। कितना मजेदार प्रोविजन है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट एक्स में भी गई, प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट वाई में भी गई, और अकेले एक्स कोर्ट का जो एक्स डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है, एक्स डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है वो अकेले ऑर्डर दे देगा कि जाओ भाई बाई की प्रॉपर्टी, बाई डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टी है उसका भी सेल वेल जो करना है कर दो, वो ऑर्डर कर सकता है। आप अपने पावर को पहचानिए, आप जहां पर आपका टेरिटोरियली आपका पावर खत्म हो जाता है, कायदे से आप सोचिए अगर क्रिमिनल मैटर डील करेंगे तो कहां पावर है, सिविल मैटर डील करेंगे तो नॉर्मली कहां पावर है, ऐसे आप सोचिए। जहां आपका पावर नहीं है वहां पर भी आपका पावर चल जाता है सेक्शन 17 की वजह से। आपने क्या किया, ऑर्डर दिया, और वो डिस्ट्रिक्ट वाई पर भी अप्लीकेबल होगा। एंड टू सेल एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स डिक्री द प्रॉपर्टी इन डिस्ट्रिक्ट वाई। केस कहां फाइल किया था हमने, एक्स में, ऑर्डर कहां की कोर्ट दे रही है, एक्स की कोर्ट, ये कहां फाइल कर रहा है, एक्स में, और ऑर्डर कहां जाके असर कर रहा है, वाई में। तो ये क्यों हो रहा है, सेक्शन 17 की वजह से हो रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स, एग्जांपल बहुत हैं इसलिए एग्जांपल का टेंशन नहीं लेना, एक बार दो बार जितनी बार दिल करे पढ़ लेना। सर जहां दो लोग क्लास करेगा, आ रहे हैं जरा सा रुकिए ना, इसको फिनिश कर दीजिए थोड़ा। ओके सर, जी जी 2 मिनट रुक जाइए, सब लेंगे, जी सब जी प्रॉब्लम। ठीक है सर। A is not obliged to bring 2 suits। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई तुम 2 सूट्स लाओ। वन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्स, एक्स के ऊपर सॉरी ए के ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि तुम एक सूट, यहां लिखिए साफ लिखा, वन इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्स, कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट में लाओ। चलिए मैं अभी बिहार का मैं एग्जांपल दे रहा था, फेमस है 2 डिस्ट्रिक्ट तो सबको पता है, एक बेगूसराय बड़ा फेमस रहा है कन्हैया कुमार के चलते, सबको पता है कि कन्हैया कुमार के चलते फेमस रहा है, और दूसरा पटना तो डिस्ट्रिक्ट है, वो राजधानी भी सबको पता है। चलिए 2 डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है और 2 अलग अलग जो प्रॉपर्टी है। अब यहां पर जो मान लीजिए कि आप ही ए हैं और आप ही को सूट फाइल करना है, आपके लिए कोई बंधन नहीं है कि आप एक सूट आप बेगूसराय में फाइल करें, एक सूट आप पटना की कोर्ट में जाके फाइल करें। ये थोड़े कह रहे हैं कि 2 अलग अलग कोर्ट में 2 अलग अलग सूट फाइल कीजिए। एंड द अदर इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाई, ही में ब्रिंग ओनली 1 सूट इन ईदर कोर्ट। अगर कोई आदमी पटना में रहता है तो वो पटना में सूट फाइल कर देगा, उसको सहूलियत होगी केस कर डेट पे जाने के लिए। अगर कोई आदमी बेगूसराय में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी बेगूसराय और पटना दोनों जगह, तो बेगूसराय में फाइल कर देगा। यानी देखिए बेगूसराय में बैठ करके पटना की प्रॉपर्टी पर केस कर रहा है, पटना में बैठ करके वो बेगूसराय की प्रॉपर्टी को घिस के लेके आ रहा है। सी द पावर ऑफ सेक्शन 17। अगर नहीं समझे आज तक, अगर नहीं जाने तो जानिए कितना पावरफुल और प्रैक्टिकल इंपैक्ट बता रहा हूं आपको। एंड इट मैटर्स not if the properties are several, one in each district or one property extending over 2 or more districts। इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता कि क्या है नहीं है, कहां पर प्रॉपर्टी है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में।
मैटर है कि आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह ले आ सकते। अब सेम रूल देखिए यहां पर बिल्कुल साफ साफ बोल्ड लिख दिया है। ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में। अब लोग रट जाते हैं, जो प्रैक्टिशनर है ना वो भी कह देते हैं, लेकिन ये आपको, मैंने बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जिन जो कि सिविल के हैं, आप उनसे बोल दीजिए कि सर मेरा एक प्रॉपर्टी तो यहाँ है, एक प्रॉपर्टी वहाँ, मतलब 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरी प्रॉपर्टी है सर, और मेरे को पार्टीशन सूट फाइल करना है, कैसे फाइल करेंगे? बोलेगा हो जाएगा जी। ये नहीं बताएगा कि किस रीजन से होगा। कितना भी सीनियर एडवोकेट आप जाके कंसल्ट करिए, बोलेगा हाँ जी फाइल हो जाएगा, तुम जहां कहोगे वहां फाइल हो जाएगा। ऐसा नहीं, बोलेगा मैं जहां प्रैक्टिस करता हूं उसी कोर्ट में फाइल करूंगा। एडवोकेट ऐसे चतुराई करेंगे, वो कहेंगे जहां मैं रहता हूं उसी, जहां जिस जुरिस्डिक्शन में वो प्रैक्टिस करते हैं उसी में फाइल करेंगे वो, ताकि उनको आसानी हो, किसी जगह का हो। लेकिन क्यों होगा उसका रीजन सेक्शन 17 है। कभी पढ़ा है सेक्शन 17 को ऐसे? अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सो द सेम रूल, जो रूल ऊपर बताया वही रूल यहां लग जाएगा पार्टीशन में। एंड टू द सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें भी वही बात लग जाएगी। सिंपल है, इजी। नाउ अब एक और एग्जांपल, A can sue in any court in which any part of the immovable property is situated. फिर से कह रहा है कि A नाम का कोई पर्सन है, वो कहीं भी सूट फाइल कर सकता है। He can sue in any court in which any part of immovable property is situated, and he has the right to select his own forum. मैंने क्या बोला? मेरी मर्जी में बेगूसराय में सूट फाइल करूं, मेरी मर्जी में पटना में बैठ के सूट फाइल करूं, मैं कहीं भी सूट फाइल करूं, मेरी मर्जी। मैं लखनऊ में फाइल करूं चाहे इलाहाबाद में फाइल करूं, मेरी मर्जी। मैं भुवनेश्वर में करूं चाहे कटक में करूं, मेरी मर्जी। मैं पुरी में करूं, कहीं भी करूं, मेरी मर्जी। भाई प्रॉपर्टी है ना दोनों जगह, मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो मेरे को जहां अच्छा लगेगा, जहां पर मेरे को सुविधा होगी वहीं पर फाइल करूंगा ना। जहां देखूंगा कि एडवोकेट अच्छा मिल जाए, काम जल्दी से हो जाए, वहीं तो मैं करूंगा ना, कम खर्चे वाला। So though this right may be controlled by the court of appeal or the high court, ये चीज यहां पर है, still चल जाएगा। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट, ये इंडिया तक की प्रॉपर्टी को कवर करता है सेक्शन 17। इंडिया के बाहर अगर आपकी प्रॉपर्टी है यूएस में, और आप इंडिया में फाइल करेंगे सूट कि सर मेरा वहां अमेरिका में प्रॉपर्टी है और पार्टीशन करा के दो, तो भगा देगा कोर्ट आपको डंडा लेके। बिल्कुल लेमन वाली भाषा में बात कर रहा हूं। ये सेक्शन 17 सिर्फ और सिर्फ वैसे मैटर को डिस्कस करता है जो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया? भैया इंडिया वही है जहां तक सीपीसी एप्लीकेबल है। सीपीसी जहां एप्लीकेबल नहीं है वो इंडिया नहीं है हमारे लिए। दैट्स इट, सिंपल। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे जाते हैं और देखिए डी। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, जितने चाहिए उतने, यहां भी सब में एग्जाम्पल ही भरा पड़ा है। नाउ अगेन ए सूज बी, फिर से एक मैटर लेते हैं। ए सूज बी इन ए कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट एक्स टू रिकवर पोजेशन ऑफ 2 प्रॉपर्टीज। देखिए एक ही डिस्ट्रिक्ट में सूट फाइल करता है, जरा इसको ऐसे समझते हैं। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, कहां किया? डिस्ट्रिक्ट एक्स में। मैं पूरा लिख देता हूं, लिखने में मैं कंजूसी नहीं करूंगा। डिस्ट्रिक्ट एक्स में टू रिकवर पोजेशन ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज के पोजेशन को रिकवर करने के लिए। अब होता नहीं है भाई, आपकी उम्र हो गई, आपकी 10 जगह प्रॉपर्टी फैली, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसको जहां मना रहा है वो कब्जा करके बैठ गया। अब आप 10 जगह तो सूट नहीं ना फाइल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो बना ली, लेकिन देखभाल कैसे करेंगे? तो एक जगह से बैठे। सो रिकवर पोजीशन ऑफ 2 प्रॉपर्टी, one situated in district X and other in district Y. So the suit is compromised as regards the property situated in district X. The suit is compromised. The suit is compromised as regards the property situated in district X. Now आगे देखिए, this does not take away the jurisdiction of the court in district X to proceed with the suit as regards the property in district Y. यहां बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर X की कोर्ट में जाके आपने सूट फाइल कर दिया, बिल्कुल आराम से समझो, the suit is compromised as regards the property situated in district X.
यानी एक्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, एक्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो संपत्ति है, चल संपत्ति, वहां तक के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दी, यानी कि उसी प्रॉपर्टी पर, यानी जो प्रॉपर्टी एक्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसी के लिए हमने सूट फाइल करी। इसका मतलब ये नहीं है कि वाई वाली प्रॉपर्टी के लिए हम सूट नहीं फाइल कर सकते हैं एक्स में। वही बात यहां कर रहा है, दिस डज नॉट टेक अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट एक्स टू प्रोसीड विथ द सूट एज रिगार्ड्स द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट वाई। यानी एक्स की कोर्ट को इतनी औकात है, एक्स डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट को इतनी पावर है कि वो वाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाली प्रॉपर्टी पर भी फैसला दे सकता है, उसको भी कंसीडर कर सकता है। सी द पावर ऑफ सेक्शन 17। कभी भूलेंगे ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, यू विल नेवर फॉरगेट। अब यहां पर एक कंडीशन है, अनलेस लगा है, अनलेस इट बी शोन दैट द कॉम्प्रोमाइज वाज ए मियर कॉन्ट्रीवेंस टू डिफीट द पॉलिसी ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर एज टू लोकल जुरिस्डिक्शन। अब जब तक कि कोई कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आपस में जो होता है पार्टीज के बीच में, वो वाली कि भाई यहां नहीं वहां सूट फाइल कर दें, यानी कहने का मतलब हम एक्स में फाइल करें तो भी मैटर वाई का हम घसीट के लेके आ सकते हैं, या वाई में फाइल करें तो एक्स का मैटर खींच के ला सकते हैं। यानी आप अब समझ गए होंगे, यहां पर जो मैंने लाइन लिख दी, बड़ी सीधी सी एक लाइन यहां पर लिखी हुई है, ये वाली लाइन, इसी से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई आपको 18 सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, सांस ले लो बड़ी वाली, अगर आपकी ज्यादा प्रॉपर्टी है तो। अगर आपके 20 स्टेट्स के अंदर प्रॉपर्टी है तो आपको 20 स्टेट्स के अंदर फाइल नहीं करनी पड़ेगी 20 पार्टीशन सूट। किसी एक जगह पर जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर, देखिए जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपकी एक प्रॉपर्टी पक्का होनी चाहिए, तभी ये सूट काम करेगा। ये नहीं कि मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग पटना, आप रहते हैं जाके कहां, दिल्ली में, और आप दिल्ली की कोर्ट में जाके कहेंगे जनाब मेरी पूरी प्रॉपर्टी बिहार के अंदर है, पार्टीशन सूट फाइल करना है। ये बेवकूफी है, यहां पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाएंगे आप। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, आप दिल्ली में बैठे तो आपके पास दिल्ली में भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मिलेगा ना। यानी दिल्ली में भी एक प्रॉपर्टी आप दिखाओ और पटना बिहार जहां भी आपका इंडिया में प्रॉपर्टी वो दिखाओ, फिर आप जल्दी आके 17 हिसाब से फाइल कर दो पार्टीशन सूट। कोई कोर्ट नहीं मना करने वाला आपको कि मैं आपके भाई इंटरटेन नहीं करेंगे आपके पार्टीशन सूट को। कितना साफ सुथरा सेक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट।